हम सब ऐसी मांगास के बारे में जानते हैं जिसमें किसी पर्सन के साथ काफी बुरा हो रहा होता है और इसी को कहा जाता है डिस्टर्बिंग मांगा, जो क्वाइट पॉपुलर है यूट्यूब पर। तुम्हें हर कोई ऐसे ही मांगास पर बात करते हुए मिल जाएगा, जिसमें से कुछ को तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट जो वियर्डनेस नो लॉन्गर ह्यूमन में है वो शायद ही किसी और में हो, बिना एक भी ब्रूटल और गोर सीन के। ये मांगा इसे पढ़ने वाले को डरा देती है। इवन जिस राइटर ने इसकी स्टोरी लिखी थी वो इसके पब्लिश होने के 1 महीने बाद खुद की जान ले लेता है, और यही चीज इस मांगा को बाकियों से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाती है। सो आज हम इसी मांगा की स्टोरी के बारे में जानेंगे एंड पता करेंगे आखिर इसके राइटर के साथ हुआ क्या था। अगर हमें इसके राइटर ओसामू दज़ई की डेथ के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी मांगा की स्टोरी को समझना होगा, आखिर उन्होंने इसमें लिखा क्या था। सो इस मांगा में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये है उसामारू फुरुया, जो कि इसमें काफी फेमस एक मांगा राइटर होता है, जिसे एक दिन इंटरनेट पर उसका एक फैन उसे एक अननोन डायरी की लिंक भेजता है, जिसे वो पढ़ता भी है, और वो डायरी होती है योजो ओबा की। फर्स्ट टाइम देखने पर योजो ओबा तुम्हें काफी अच्छा इंसान लगेगा, जो अपने आसपास के लोगों की काफी हेल्प करता है और उन्हें खुश रखता है। पर ये मांगा इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। योजो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो लोगों को दिखाता है। असलियत में वो एक डिफरेंट पर्सन है, जिसकी लाइफ में कई सारे ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं, एंड यही सारे इंसिडेंट्स इस मांगा को डिस्टर्बिंग और डार्क बनाते हैं। डायरी के स्टार्टिंग में ही योजो अपने बारे में बताता है कैसे वो 17 सालों से लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करके थक चुका है। तभी उसकी मुलाकात एक दूसरे लड़के मसाओ हारुकी से होती है, जो कि उसका एक क्लासमेट ही था, जिसे फर्स्ट टाइम देखने पर योजो को लगता है शायद ये उसी की तरह एक प्रिटेंडर है जो बस लोगों के सामने अच्छा बनता फिरता है। लेकिन ऐसा नहीं था, सच में हारुकी का नेचर वैसा ही था। इसके बाद हारुकी और योजो एक साथ प्लेजर हाउस जाते हैं, जहाँ वो दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते हैं, और ये चीज कुछ टाइम बाद योजो के लिए किसी एडिक्शन की तरह बन जाती है, जहां हारुकी और योजो दोनों बार बार प्लेजर हाउस जाने लगते हैं। और इसी के बाद से ही इन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि अब योजो को हारुकी के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ रही थी। जो कुछ भी योजो के दिमाग में चलता वो हारुकी को बता देता, और हारुकी इसके लिए उसे जज भी नहीं करता। इसी के कुछ दिन बाद हम योजो को एक लेबर प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हुए देखते हैं, जो कि उसी के डैड की एक पेरेंट कंपनी के खिलाफ हो रहा था, और अब ये सारे लोग इस कंपनी को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उन सारे लोगों को रोकता, क्योंकि वो उसके ही डैड की कंपनी है। लेकिन योजो सोच रहा होता है उसके डैड का चेहरा कैसा होगा जब वो उनकी कंपनी उड़ाएगा, और वो अपने डैड के फेस को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने डैड का चेहरा याद ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से ही जब वो 6 साल का था उसके डैड उसे अच्छा बनने के लिए फोर्स करते थे और जबरदस्ती उसे अपने चेहरे पर एक स्माइल रखने के लिए कहते हैं। यानी कि योजो आज जैसा भी है उसके पीछे उसके डैडी है। इसी के कुछ टाइम बाद योजो के डैड को पता चलता है वो उन्हीं के कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो उसे अपने अपार्टमेंट से निकलवा देते हैं, और साथ ही उसकी पॉकेट मनी भी काफी कम कर देते हैं। अब से उसे मंथली सिर्फ 6000 येन मिलने वाले थे, जो कि इंडियन रुपीज में इनफ है किसी के लिए भी। बट जैसा कि योजो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पैसे उसके लिए काफी नहीं थे, और यही चीज वो हारुकी को बताता है। और इसी के बाद हम योजो की एक और डार्क साइड देखते हैं, कैसे वो लड़कियों को अपनी फेक पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर उनके साथ फिजिकल होता था और उनसे कई सारे पैसे लेता, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और इसी में से एक लड़की होती है उसी प्लेजर हाउस की, जिसके साथ पहले तो योजो फिजिकल होता है, देन वो उस लड़की के साथ मिलकर खुद की जान लेने की सोचते हैं, क्योंकि ना ही अब उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, बिकॉज उसका सारा टाइम प्लेजर हाउस में जा रहा है, जो कि उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो योजो की 60,000 येन की पॉकेट मनी भी बंद कर देते हैं। अब इसी वजह से योजो की लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और ऐसी ही सेम सिचुएशन उस लड़की की भी थी। तो वो दोनों एक समंदर में जाकर कूद जाते हैं और डूबने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें बचा लेते हैं, बट इस टाइम तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ योजो तो बच चुका था, लेकिन वो प्लेजर हाउस की लड़की मर चुकी थी, और यही चीज योजो कई दिनों तक सोचता है अपने दिमाग में।
आखिर क्यों नहीं, वो भी उस लड़की के साथ मर गया। इसके बाद योजो को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है बिकॉज उसकी वजह से किसी की जान गई है और उसे कुछ टाइम तक जेल में रखा जाता है जब तक योजो के डैड उसे वहाँ से निकाल नहीं लेता है, क्योंकि इससे उनकी फैमिली रेप्यूटेशन खराब हो रही थी। इसलिए वो उस लड़की के पेरेंट्स को कुछ पैसे देकर इस केस को दबा देते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद योजो हारुकी के घर जाता है वहाँ रहने के लिए, हारुकी के पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं क्योंकि योजो के केस की वजह से पुलिस इनके भी घर आई थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन ये चीज योजो के लिए काफी अच्छी होती है। उसे पता चलता है कि हारुकी अब एक मांगा आर्टिस्ट बन चुका है और यही देखकर योजो भी सोचता है वो भी एक मांगा आर्टिस्ट बनेगा। जिसके बाद वो हारुकी की एडिटर, जिसका नाम शिजुको होता है, उसके नंबर ले लेता है। और इसके बाद वो क्या करता है वो तुम्हें पता ही है। वो अपनी फेक पर्सनैलिटी से शिजुको को इम्प्रेस करता है और उसी के साथ उसके ही घर में रहने लगता है, जहाँ शिजुको की अपनी एक बेटी भी थी। एंड शिजुको के हस्बैंड के साथ क्या हुआ वो हमें कभी बताया नहीं जाता, बट यहाँ शिजुको की हेल्प से योजो थोड़ा फेमस राइटर बन जाता है, जिसकी मांगास को अब लोग पढ़ने लगे हैं। और साथ ही वो हेटाइज भी बनाना शुरू कर देता है एक अलग पेन नेम से। और इसी के कुछ टाइम बाद वो मिलता है एक दूसरी लड़की से, जिसे देखते ही योजो को उससे प्यार हो जाता है। इसलिए वो बार बार उसके स्टोर पर जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। और होता भी यही है, योजो उस लड़की से बात तो करता है और उससे शादी भी कर लेता है। तो जैसा कि अब तुम देख ही सकते हो, इस टाइम तक योजो की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। जिससे वो प्यार करता था उससे उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी मांगास अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन तभी ये सब कुछ बदल जाता है जब एक दिन हारुकी और योजो दोनों मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, वो भी योजो के बैकयार्ड में। उसी रात योजो का एक नया एडिटर, जिसपे वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करता था, वो उसके घर में घुसकर उसकी वाइफ के साथ रैप करता है, जो कि योजो और हारुकी भी देख लेते हैं। एंड इस टाइम पर योजो को अपनी वाइफ को बचाना चाहिए था, वो सीरियसली कुछ भी नहीं करता है और इतने में उसका एडिटर भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद योजो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है उन्हें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, बट उसकी वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करती है क्योंकि उसे डर था अगर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली तो उनका नाम खराब हो जाएगा। और इसी एक वजह से वो आगे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन उसके वाइफ का मना करना योजो के दिमाग में बैठ जाता है, जिसकी वजह से योजो का इंसानों पर से भरोसा उठ जाता है। योजो को लगता है उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट किया है एंड जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उसकी मर्जी से ही था। जिसके कुछ टाइम बाद हम योजो को एक अलग ही रूप में देखते हैं, जहाँ अब उसके व्हाइट बाल हो चुके हैं और उसका चेहरा तो पूरी तरीके से बदल चुका है, मानो उसके अंदर से सारे इमोशंस गायब हो चुके हैं। और इसी एक चीज की वजह से योजो की वाइफ उसे काफी डरने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने बाल भी काट देती है और बाहर जाते वक्त फेस मास्क लगा देती है ताकि उसे कोई भी लड़की ना समझे और फिर से उसके साथ वो ना हो जो उस रात हुआ था। वेल या योजो की वाइफ उससे कई बार माफी भी मांगती है, जबकि नो डाउट उसकी गलती भी नहीं थी। लेकिन हर बार योजो उसे इग्नोर कर देता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है यहाँ वहाँ की चीजें तोड़कर। एंड हद तो तब हो जाती है जब वो ड्रग्स के नशे करने लगता है, क्योंकि यही वो एक तरीका था जिससे योजो सब कुछ भुला सकता था। बट जब उसकी वाइफ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो योजो उसे मना कर देता है कि वो उसका बच्चा नहीं है और उसे जल्दी से अबॉर्ट करो। एंड धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, फिर से वही सोचते हुए जो उस दिन हुआ था वो कोई हादसा नहीं था और अब वो फिर से किसी और के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। जिसके बाद योजो पहले से ज्यादा नशे करता है, यहाँ तक कि उसका दिमाग तक काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से योजो अब अपनी मांगास पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और न ही उसकी रिलेशन लाइफ भी अच्छी चल रही होती है, जिसका असर उस पर फाइनेंशियली भी दिखता है। योजो के पास अब नशे करने तक के पैसे नहीं थे तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो कहीं से पैसे लेकर आए, जो कि ऑब्वियसली वो लेकर नहीं आ पाती है। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ को एक रात के लिए किसी को भेज देता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लेकिन तभी उसे रियलाइज हो जाता है उसने एक बड़ी गलती कर दी है, तो वो जल्दी से वापस जाकर उस आदमी को अपने पैसे दे देता है और अपनी वाइफ को चुप कराता है। एंड साथ ही वो कहता है अब से वो नशे करना छोड़ देगा। जिसके कुछ ही दिन बाद योजो को पता चलता है उसके पिता मर चुके हैं और ये सुनकर योजो को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। फाइनली जो उसे बचपन से कंट्रोल कर रहा था अब वो इस दुनिया में नहीं है और बची हुई सारी प्रॉपर्टी योजो को मिलने वाली है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चलो फिर से उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन इसी के कुछ देर बाद योजो को अपने मरे हुए डैड की शेडोज दिखने लगती है और वो उनसे बात भी कर रहा होता है। एंड जहाँ अब
तक स्टोरी में लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, योजो अपने ही घर से भाग जाता है और उससे कई सारे इल्यूजन्स होने लगते हैं, जैसे कि वो किसी ब्लड लेक में चल रहा है। ये चीजें योजो की लाइफ में अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले लेती है। एंड यही वो लास्ट टाइम था जब योजो को किसी ने देखा था, क्योंकि इसके बाद वो गायब हो जाता है और उसकी डायरी खत्म हो जाती है। लेकिन मांगा की स्टोरी अभी भी बाकी है। तो जो वो ओसामारू फुरुया मांगा आर्टिस्ट होता है, उसे पता चलता है कि ये डायरी योजो के दोस्त हिरोकी ने ही पब्लिश की है, ताकि योजो किसी को दिखे तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद फुरुया भी लग जाता है योजो को ढूंढने में। वो उसके मांगा पब्लिशर कंपनी में जाता है एंड उस बार में भी जाता है जहाँ वो ड्रिंक करता था, बट कहीं पर भी उसे योजो नहीं मिलता है। लेकिन रास्ते में वापस आते टाइम उसे योजो दिखता है एंड ये मांगा खत्म हो जाती है। तो आखिर इस मांगा में डिस्टर्बिंग क्या था, इसे बताने से पहले मैं तुमसे कहना चाहूंगा, ये मांगा दरअसल बेस्ड है 1948 की एक नोवेल नो लॉन्गर ह्यूमन पर, जिसे लिखा था ओसामू दजाई ने, जिसके पब्लिश होने के 1 महीने बाद ही वो अपनी जान ले लेते हैं। और फिर आगे चलकर तुम्हें इसी नोवेल की स्टोरी का एक मॉडर्न वर्जन तुम्हें इस मांगा में मिलता है, जबकि जुंजी इतो की नो लॉन्गर ह्यूमन इसकी नोवेल की स्टोरी से काफी ज्यादा अलग है। एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फुरुया की मांगा को एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये उसी ह्यूमन साइकी को फॉलो करती है। कैसे तुम्हें सोसाइटी वो बना देती है जो तुम रियल में नहीं हो, और यही बात तुम्हें बाकियों से आइसोलेट कर देती है। तुम्हें सारे लोग अजीब दिखने लगते हैं क्योंकि वो ऑल द टाइम एक्टिंग कर रहे होते हैं जो कि वो नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम लोगों से दूर रहने लगते हो, जो कि तुम्हें अभी सुनने में बकवास लग रहा होगा और सोच रहे होंगे क्या एनी भाई ऐसा भी किसी के साथ होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, मांगा और उस नोवेल की स्टोरी कोई फिक्शनल नहीं, ओसामू दजाई की अपनी लाइफ थी। और यही चीज इस मांगा को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। जैसे कि वो स्टोरी में योजो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, वैसे ही दजाई ने अपनी लाइफ में 1 बार नहीं 2 बार नहीं पूरे 5 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, और कहीं लास्ट में जाकर वो इसे पूरा कर पाते हैं। और जो तुम मांगा में उस लड़की को योजो के साथ पानी में डूबते हुए देखते हो, वो दरअसल एक रियल इंसिडेंट था। उस लड़की का नाम था शिमिको तनाबे। वो सिर्फ 19 साल की थी और दजाई के साथ सुसाइड करने गई, जहाँ लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं। सेम मांगा में दिखाया गया वैसे ही, जहाँ दजाई बच जाता है और वो लड़की मर जाती है, जिसके बाद दजाई के पापा उसे शिमिको के क्राइम चार्जेस से बचा लेते हैं कुछ पैसे देकर, और बाद में उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी भी करवा देते हैं। और अब जहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि दजाई की लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी उसकी वाइफ उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट करती है, जिसके बाद दजाई फिर से मरने की कोशिश करता है कई सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर, लेकिन वो मर नहीं पाता है और फिर दोनों डिवोर्स कर लेते हैं। और यही नोवेल और मांगा की कहानी खत्म हो जाती है, जो कि दजाई की एक सेमी बायोग्राफी है। लेकिन इसके बाद भी दजाई की लाइफ में बहुत कुछ होता है, जैसे कि वो कई सारी लड़कियों से मिलता है, उनके साथ वो अपने बच्चे भी करता है, लेकिन वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और अपनी वाइफ्स को छोड़कर भाग जाता है। एंड फिर लास्ट में जाकर वो मिलता है तोमी यामाजाकी से, जिसके हस्बैंड की डेथ वर्ल्ड वॉर 2 में हो गई थी, तो इसीलिए वो अंदर से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी। और इधर दजाई भी पहले से था ही, तो दोनों मिलकर सुसाइड प्लान करते हैं। This is the spot where Dazai died in a double suicide with his lover just 1 month after the publication of No Longer Human. जून 13, 1948 को तोमी और दजाई टोक्यो के एक कैनाल में कूद जाते हैं और कूदने के 6 दिन बाद उन दोनों की बॉडीज मिलती है, वो भी दजाई के 39th बर्थडे पर।